हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि ग्लोबल अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जिनका नाम है इब्राहिम राइसी। तो इनकी एक एयर एक्सीडेंट में हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी। तो आपको एक चीज़ जो यहाँ पे समझने के लिए है वो ये है कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है और ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स या इंडिया और ईरान के टाई पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए और इन चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगेन रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर कि पहला रिमाइंडर कि इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आपके लिए एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन है इस इश्यू से रिलेटेड, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है मुझे। और उसके बाद दूसरा रिमाइंडर कि हम करंट अफेयर्स के सेशन जो है सून, वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, but only for the limited number of students which we will enroll on the basis of first come first serve basis। तो on the basis of that current affairs के सेशंस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पे आप या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट सेशन, और आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म्स की लिंक है, उस गूगल फॉर्म की लिंक पे जाके आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल करना है एंड दैट्स इट, यू विल बी फ्री टू ज्वाइन द सेशन। सो डिस्कस करते हैं ये डेथ के इम्प्लीकेशंस को इब्राहिम रईसी के। तो सबसे पहले इस इशू में हमको क्या-क्या डिस्कस करना है आर्टिकल में। सबसे पहले ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। द सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये सुप्रीम रोल लीडर और प्रेसिडेंट का क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है। देन वी विल मूव ऑन टू नोइंग अबाउट इब्राहिम राइसी। इनका एक ब्रीफ में बैकग्राउंड देखेंगे कि इनकी क्या बैकग्राउंड कहानी है प्रेसिडेंट बनने की। देन एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने क्या पॉलिसीज फॉलो करी थी ईरान में, एंड लास्टली इनकी डेथ के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये थियोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दोनों का एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्सचर है, जिसमें बेसिकली अल्टीमेट लीडरशिप या अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ये थियोक्रेटिक या फिर रिलीजियस लीडरशिप जो है उसके ऊपर रेस्ट करती है। तो ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में दो लोग सबसे की प्लेयर्स हैं या सबसे मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर और दूसरे हैं ईरान के प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं वो ये दो। तो ये दो जो हैं, दो इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर्स होते हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडरशिप रोल में, ये ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को मेनली रन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम रईसी की डेथ के पहले कौन से दो लीडर्स आज तक अभी तक थे प्रेजेंट डे ईरान में, तो वो थे सुप्रीम लीडर, या वो हैं अभी भी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है ये है अयतुल्ला अली खौमेनी और इब्राहिम रईसी, जो अभी तक आज तक प्रेसिडेंट थे ईरान के, जिनकी आज इसकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ होने के बाद अब किसी नए पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। तो अब इन दोनों के बारे में देखते हैं कि पॉलिटिकली इन दोनों के रोल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले जो सुप्रीम लीडर है, इनका रोल क्या है कि ये ईरान के हाईएस्ट रैंकिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी हैं, और ईरान में जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनकी पोजीशन बनाई गई है और सेफगार्ड की गई है, जिसमें इनको सबसे ऊंचे या सबसे सुपीरियर लीडर की पोजीशन दी जाती है। ये जो सुप्रीम लीडर है, यहाँ पे मैं अयतुल्ला खौमेनी की बात कर रहा हूँ जो अभी भी इसके सुप्रीम लीडर है ईरान के। तो अगर इनकी पावर्स की बात करूँ तो इनकी पावर्स बहुत एक्सटेंसिव होती हैं। इनका मिलिट्री, जुडिशरी और स्टेट की मीडिया इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। एंड जो ईरान की लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री प्रोसेस होती है, इनमें ये जो बोल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल वेटेज या इन्फ्लुएंस होता है। सुप्रीम लीडर जो होते हैं ये जुडिशियल, मिलिट्री और स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो हैं, इनके हेड को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टली। जैसे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनके लीडर को अपॉइंट करता है, वैसे ईरान में इनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनी, ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोगों को या पर्सनल्स को अपॉइंट करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको सुप्रीम लीडर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो वहाँ पे ईरान में एक ग्रुप ऑफ काउंसिल है जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो वहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ईरान में, उनकी एक बॉडी होती है और इनके जो मेंबर्स होते हैं ये लोग डायरेक्ट वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। इसके मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं ईरान में, और ये हर 4 साल में एक बार डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अयतुल्ला अली खमेनी या जो सुप्रीम लीडर होता है, ये डेथ तक के लिए एक बार जो अपॉइंटमेंट होती है, ये इनकी डेथ तक के लिए अपॉइंटमेंट होता है इनका।
अनटिल अनलेस वो खुद से उस पोजीशन को ना छोड़ दें। जबकि प्रेसिडेंट के केस में इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है या इलेक्शन होता है, ये सिर्फ 4 साल के लिए होता है। तो ये पहला डिफरेंस आपको याद रखना है दोनों में। दूसरा, पावर की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को मेनली जो कंट्री के डे टू डे डिसीजंस लेने होते हैं या डे टू डे वर्किंग के काम होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान होल्ड करते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना। यहाँ पे मैंने क्लियरली मैनेज वर्ड लिखा है, बनाना नहीं बोला है या मेकिंग नहीं लिखा है। मतलब दे डू नॉट मेक, प्रेसिडेंट डू नॉट मेक द पॉलिसी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो हालांकि ये जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर होती है। मतलब जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अप्रूवल लगते हैं। कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वहां पे सुप्रीम लीडर के अप्रूवल के बिना प्रेसिडेंट के डिसीजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो मेनली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरे जो डोमेस्टिक अफेयर्स जो हैं उनको उनको ओवरसी करना और उनको हैंडल करना। प्रेसिडेंट जो होता है ये फॉरेन रिलेशंस भी देखते हैं वैसे, लेकिन जो अल्टीमेटली फॉरेन रिलेशंस के मामले में जो अल्टीमेट डिसीजन या अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी में सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर के अंडर में काम करते हैं। सुप्रीम लीडर के पास अल्टीमेट कंट्रोल है, जबकि प्रेसिडेंट डे टू डे लाइफ के वर्क देखते हैं। पावर्स की बात करें तो सुप्रीम लीडर मिलिट्री, जुडिशरी और मेजर पॉलिसी डिसीजंस को ऑपरेट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट डोमेस्टिक और एग्जीक्यूटिव अफेयर्स देखते हैं। और अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिड सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट अपॉइंट करती है एंड ही सर्व्स फॉर द लाइफ, जबकि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये हर 4 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं। सो दिस इज द फोटो ऑफ इब्राहिम रईसी जिनकी आज डेथ हुई है। तो इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन, ईरान में 1979 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे वहाँ की डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन से ये राइज होना शुरू हुए थे और उसके बाद अभी जो करंट सुप्रीम लीडर हैं उनके ये एक स्टूडेंट बन गए थे एक तरह से। और उनको ही मतलब ये इस तरह से ग्रूम ही किया जा रहा था कि आगे चल के आयतुल्ला अली खामेनी की जब डेथ हो तो ये जो हैं इब्राहिम रईसी ये बेसिकली उसके सुप्रीम लीडर बना दिए जाएं। ये अपना इन्होंने जो करियर स्टार्ट किया था वो जुडिशरी से स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये गवर्नमेंट के लिए प्रोसिक्यूटर की तरह काम करते थे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में केस लड़ते थे। और इनकी जो सबसे बड़ी कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल फेम जो आई थी वो 1988 में आई थी इराक ईरान वॉर में, जब वहां पे वो एक कमिटी में बैठे थे जहां पे उस कमिटी में मतलब एज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी उन्होंने हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे जो इराक के कैप्चर किए गए थे उनको एग्जीक्यूट करने का डिसीजन दिया था या डिसीजन लेने में कंट्रीब्यूट किया था। तो ये जो एग्जीक्यूशन उन्होंने कराए थे इसके वजह से इनका नाम जो है बुचर ऑफ तेहरान हो गया था। ये तेहरान के बुचर कहला गए थे। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे और यूएन ने और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इनका कंडेमनेशन किया था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें उनका क्या रोल था। 2006 से रईसी जो है ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं जो सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करती है। तो कहीं ना कहीं अयतुल्ला अली खामेनी को सपोर्ट करने में या सपोर्ट रखने में इब्राहिम रईसी का भी हाथ था। और ऐसा माना जा रहा था कि इनकी डेथ के बाद, खोमेनी की डेथ के बाद इब्राहिम रईसी जो हैं ये उसके लीडर या सुप्रीम अथॉरिटी ईरान के बनाए जाएंगे। डोमेस्टिक पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रईसी की प्रेसिडेंसी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी और सोसाइटल प्रेशर या सोसाइटल केओस हुए थे। पहली बात तो इनका जो 2021 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इनकी जीत हुई थी या व्हाट ही वॉन द इलेक्शन, तो उसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शन में फाइट करने के लिए और वोटर टर्नआउट 50% से भी कम था। दैट वाज वेरी लेस। इसके बाद इन्होंने कंजर्वेटिव, ये जिन जिन लोगों के सपोर्ट पे इतने बड़े लीडर बने थे पार्टी के, तो अपने लोगों को या कंजर्वेटिव लीडर्स को का सपोर्ट बनाए रखने के लिए उन्होंने सोसाइटी पे ऐसे कई रिस्ट्रिक्शंस या लॉज लगा दिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जो लोगों की फ्रीडम को कर्टेल करते हैं। तो उन्होंने मॉरलिटी पुलिस जो है वो बनाई थी, उसको रिवाइव किया था और सोसाइटी पे कई सारे रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। जैसे उसमें से एक रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन था कि इट बिकेम कंपलसरी फॉर द वुमेन टू वियर हिजाब ऑल द टाइम आउटसाइड द हाउस। तो उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी
प्रोटेस्ट हुआ था, वुमेन लाइफ ऑफ फ्रीडम प्रोटेस्ट, जिसमें एक वुमेन मतलब एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें एक लेडी, एक गर्ल महसा अमीनी की डेथ हो गई थी 2022 में, जस्ट बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू वियर बुर्का। तो पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया था, वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम प्रोटेस्ट। ये डेमोन्स्ट्रेशन ईरान की पिछले 50 साल की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट और बड़े प्रोटेस्ट साबित हुए। और यहाँ पे एक स्ट्रीट का रिप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, 500 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को किल और इंज्योर इनके ये हुए थे। पूरे प्रोटेस्ट में रायसी जो है, इन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके के लीनियंसी शो नहीं करी, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिज सुपीरियर्स हैप्पी। और इस कंटेक्स्ट में राइसी जो है ये अपने कंजर्वेटिव एलीट या लीडरशिप के जो है चहेते बने रहे। बट एट द सेम टाइम ईरान की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही बुरी कंटिन्यूसली सफ़र करती रही राइसी के अंदर में, क्योंकि मिसमैनेजमेंट और करप्शन इनकी गवर्नमेंट में चलता रहा। अगर फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक टर्मोइल, राइसी की प्रेसिडेंसी में ईरान के रीजनल और इंटरनेशनल रोल जो है वो बहुत शिफ्ट हुए हैं पिछले 3 सालों में। राइसी वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम लीडर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का भी कंट्रीब्यूशन या रोल रहता है बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने में और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। तो राइसी जो है उन्होंने यूएस जो कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना चाहता है, ये यूएस से फाइट करने की जो है कॉन्फ्रंट्रेशन करने की जो है पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी। जितना यूएस के अपोजिट में जा सकते हैं उतना अपोजिट जाने के लिए उन्होंने पॉलिसी डेवलप करी, और अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट उन्होंने कंटिन्यू रखा। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन आईएईए जो ये इंस्पेक्ट करता है कि यूरेनियम का वेपन बनाने के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने इंस्पेक्शन को भी ब्लॉक कर दिया, और एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बनाने की उन्होंने पूरी पूरी अपनी कोशिशें जारी रखी। राइसी ने अपने इनके पहले जो प्रेसिडेंट आए थे हसन रूहानी, उनकी पॉलिसी को भी कंटिन्यू रखा, लुक टू द ईस्ट पॉलिसी, जिसमें उनका ये मानना था कि हमको वेस्ट के साइड वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट उम्मीद उनसे सपोर्ट की उम्मीद रखने की जगह चाइना ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज है पावरफुल कंट्रीज जिसमें चाइना आता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और चाइना के साथ इन्होंने रिलेशंस को और अच्छे डेवलप करने की कोशिश करी। तो चाइना ने भी इनसे कई सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए जिसमें उन्होंने इनका डायरेक्ट क्रूड ऑयल खरीदना शुरू करा, जिससे ईरान की इकोनॉमी जो है वो अच्छी होती रहे। इसके साथ साथ में उन्होंने एंटी यूएस और एंटी वेस्ट कन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज करी, जैसे रशिया को यूक्रेन में फाइट करने के लिए इन्होंने ड्रोन्स और कॉम्बैट वेपन्स प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ में गाजा में ईरान ने खोमेनी और राइसी के अंदर में एक एक रीजनल प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए भी अपनी फाइट जारी रखी। जैसे हिजबुल्ला जो अगेंस्ट इसराइल फाइट करता है उसको सपोर्ट देने की ये पूरी कोशिश करते रहे, अनटिल एंड अनलेस ये खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन्होंने डायरेक्टली पहली बार लास्ट 2 मंथ अगो 2 महीने पहले इन्होंने इसराइल पे डायरेक्टली अटैक किया था ड्रोन और मिसाइल से। तो ये एक इंडिकेशन था इनकी पॉलिसी की शिफ्ट का, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि अब हम वेस्ट एशिया में एक सुपीरियर पावर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। इनकी डेथ की इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो खामेनी जो है ये लॉन्ग टाइम लॉयलिस्ट और प्रोस्पेक्टिव सक्सेसर रहे हैं, तो इनकी डेथ से पार्टी में ईरान की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन थोड़ा टेम्पोरेरी पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया मेन डिसीजंस या मेन अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी के हाथ में रहती है जो अयतुल्ला अली खामेनी है। तो डेथ से बहुत ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, एक नए लीडर इमर्ज होंगे जो इन अगेन या अयतुल्ला अली खामेनी के अंदर में पहले की तरह काम करते रहेंगे। और अभी के लिए प्रोस्पेक्टिव लीडर जो है वो है मोहम्मद मुकबिर जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है। हालांकि ईरान को 50 दिन के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ेंगे। रही बात इंडिया की, तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस पे क्या इस डेथ से कोई इम्प्लीकेशंस हो सकता है या इम्पैक्ट आ सकता है? तो फिलहाल के लिए कोई खास इम्पैक्ट आने की जो है चांसेस नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम अथॉरिटी फॉरेन रिलेशंस को मॉनिटर करती है और सुपरवाइज करती है और मेन डिसीजन लेती है। तो इंडिया के ईरान से रिलेशन पहले की तरह भी चलते रहेंगे, क्योंकि अयतुल्ला अली खामेनी ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया के साथ कब क्या चेंज करना है। सो आई होप दिस इशू वाज क्लियर टू यू। इसके लिए रिगार्डिंग मैंने आपको एक प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी डाला है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिएगा, प्रीलिम्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। सुप्रीम लीडर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ईरान एंड होल्ड सिग्निफिकेंट पावर ओवर ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट।
President of Iran is elected directly by the people and is responsible for executive function of government. Assembly of expert has the authority to appoint and dismiss the supreme leader, and guardian council is responsible for vetting candidates for election and ensuring that laws comply with Islamic laws. तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। देन उसके बाद मेंस के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान। आपको ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करना है एंड एट द सेम टाइम आपको हाईलाइट करना है रोल एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट एंड अदर की इंस्टीट्यूशन सच एज गार्डियन काउंसिल एंड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। तो इस पे एक 10 मार्कर 150 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा, जो आपको यहाँ पे लिखना है कमेंट सेक्शन में। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. एंड अगर आप रेगुलर करंट अफेयर सेशंस के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसको फिल जरूर करिएगा। इस लेक्चर की इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जिस ल्यूमिन आईएएस नाम से है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी है जो आप हमारे साइट से रेगुलर अपडेट फॉलो करने के लिए इन्हें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।